Namaskar, sir. नमस्कार। Today we have with us Dr. Rupesh Verma. He is acting as a senior neurosurgeon with Sri Narayana Group of Hospitals. Sir, हम एक बहुत ही रेयर टॉपिक पर आज बात करेंगे जो कि मे भी काफ़ी लोग इसके बारे में अवगत नहीं है। तो सर हम आपके साथ आज हाइड्रोसेफेलस पे डिस्कस करेंगे। तो सर हम जानना चाहेंगे हाइड्रोसेफेलस एक्चुअली क्या होता है? देखिए, हमारा जो सीड होता है, जो ब्रेन है, उसको एनर्जी सप्लाई करने के लिए नेचर ने एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल एंड सीएसएफ सिस्टम। मतलब ब्रेन के अंदर में एक कैविटी होती है जिसमें एक एनर्जी सप्लाई के लिए फ्लूइड हमेशा बनते रहता है, जिसको हम सीएसएफ बोलते हैं। ये ब्रेन के अंदर लगातार बनते रहता है जब तक कि आदमी जीवित रहता है। इसके बनने को हम कम कर सकते हैं पर रोक नहीं सकते। जितना ये बनता है उतना ही निकलते भी रहता है, तब एब्जॉर्ब भी होते रहता है। जब किसी भी वजह से सीएसएफ का एब्जॉर्प्शन या निकलने का रास्ता सिकुड़ जाता है या बंद हो जाता है, उसी के अंदर जो पानी की थैली हम वर्टिकल बोलते हैं वो फूलना शुरू होता है। इसी को साइंटिफिक लैंग्वेज में हाइड्रोसेफेलस कहते हैं, या सिंपल भाषा में समझे कि सिर का बड़ा होना या सिर के अंदर दबाव बढ़ना। कैसे हम इसे डिसऑर्डर कह लें या डिजीज कहें, तो ये क्या सिर्फ बच्चों में पाया जाता है या एडल्ट्स में भी होता है? ये बच्चों में भी होता है और बड़ों में भी होता है। दोनों की वजह थोड़ी डिफरेंट होती है। बच्चों में यूजुअली ये जन्मजात वजह से ज्यादा होती है। जो पानी निकलने का जो रास्ता होता है अगर सिकुड़ जाता है बचपन से ही या पैदा होते इसके नहीं, मोस्ट कॉमनली इसको हम बोलते हैं एक्वेडक्टल स्टेनोसिस, या जो हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टम है उसमें जो निकलने का जो आखिरी रास्ता है, थर्ड और फोर्थ निकल के बीच का जो जगह है वो सिकुड़ जाता है, तो धीरे धीरे पानी की थैली फूलना शुरू होती है। ये बच्चों में सबसे ज्यादा कॉमन होता है, पर बड़ों में भी ये होता है। बड़ों में भी ये वजह हो सकती है, और बड़ों में हाइड्रोसेफेलस होने की और भी बहुत सारी वजह होती है, जिसमें से मोस्ट कॉमन है हेड इंजरी या फिर ब्रेन हैमरेज या फिर ट्यूबरकुलोसिस। सर नॉर्मली मतलब ये जो एक्स्ट्रा फ्लूइड कलेक्ट होता है जो वो किस वजह से होता है? एक्स्ट्रा फ्लूइड कलेक्ट होता है ऐसा नहीं बोल सकते। फ्लूइड बनने की जो रेट है, जो सिर के अंदर जो पानी की थैली है उसमें जो जैसे बनना है वो फिक्स रहता है। वो 1.5 ml पर मिनट के हिसाब से बनती रहता है। अच्छा। और 24 आवर्स में अप्रोक्सीमेटली 500 ml बनता ही। उसका निकलने का रास्ता बंद हो जाए या एब्जॉर्प्शन कम हो जाए तो जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो धीरे धीरे कलेक्ट होते जाता है, फिर ये वेंट्रिकल को डायरेक्ट करता है हाइड्रोसेफेलस। सर ये जो मेजर आपने बताया, लेकिन ये मतलब एनी नॉर्मल पर्सन के लिए समान होता है, बच्चों में एडल्ट्स में द सेम मेजर? ऑलमोस्ट इक्वल। फास्टर इन क्लासेस 24। सिम्टम्स क्या होते हैं? लाइक कैसे हम पहचाने कि ये बीमारी हो रही है या है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब भी वेंट्रिकल डायलेट होता है, हमारा सिर का जो स्पेस है वो फिक्स है। हमारे जो क्रेनियम है, इसका वार्ड बोलते हैं, उसका जो स्पेस है एक एवरेज हम मान के चलिए कि 315 mm के आसपास होता है। किसी भी वजह से अगर सिर के अंदर का कंटेंट बढ़ता है, जैसे सीएसएफ बढ़ता है, जगह फिक्स है, पानी अगर बढ़ने लगा है तो फिर धीरे धीरे प्रेशर बढ़ना शुरू होता है। मतलब सिर का प्रेशर या इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ना शुरू होता है। तो जो सिम्टम्स होते हैं वो इससे ही रिलेटेड होते हैं। सबसे कॉमन है कि सर दर्द होगा, बच्चे हैं तो वो उनका जो बिहेवियर चेंज होगा, क्राई करना शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे नॉजिया वोमिटिंग होगा, और वो धीरे धीरे सेंसोरियल भी डाउन होना शुरू होता है, तो वो अलर्टनेस जो है कम होते जाता है। ये डिपेंड करता है कि पानी का जो रुकावट है, ये पानी निकलने की रास्ता जो बंद हो रहा है वो कितना तेजी से हुआ है। अगर एक्यूट है तो यूजुअली हेडेक के बाद ही पेशेंट बेहोश हो जाता है। अगर क्रॉनिक वजह है जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस में या ओल्ड एज में कई बार नॉर्मल पेशेंट हाइड्रोसेफेलस होता है, तो उसमें सर दर्द हो सकता ना भी मिले आपको। उसमें धीरे धीरे आपका जो मेंटल एबिलिटी है वो धीरे धीरे कमजोर होना शुरू होता है। और मतलब अपनी जानकारी के लिए समझिए कि अगर किसी भी वजह से सिर का साइज बड़ा हो रहा है या वॉमिटिंग हो रहा है या हेडेक हो रहा है, तो हमको एक बार न्यूरोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन को जरूर दिखाना। जी सर, जब भी आपके पास इस तरह के कोई पेशेंट आते हैं तो किसी के न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट को फॉर दैट मैटर कैसे पता चलता है कि ये हाइड्रोसेफेलस ही है? कोई स्पेसिफिक टेस्ट भी है इसके लिए?
हाँ, स्पेसिफिक टेस्ट है। बच्चों में अगर हो रहा है तो हम सोनोग्राफी कराते हैं सिर का। अच्छा। पर अगर बड़े हैं जिनमें सिर का जो पेरिनियल वाल्व है अगर वो फ्यूज हो चुका है, इसमें फिर सोनोग्राफी बहुत हेल्प नहीं करता है। तो इसके लिए स्पेसिफिकली हमको सीटी स्कैन या एमआरआई करना पड़ता है। अच्छा। ये दोनों ही बहुत ही स्पेसिफिक हैं और इमीडिएटली रिजल्ट देते हैं, उनको डायग्नोस हो जाता है कि हाइड्रोसेफेलस है। सर कोई स्पेसिफिक कंडीशंस होंगे जिनके बाद ही आप लोग डिड्यूस करते हैं कि ये हाइड्रोसेफेलस ही है? जिस पेशेंट का हिस्ट्री लेना होता है कि जिनको तकलीफ क्या हो रही है, अगर वो बता रहे हैं कि वो डिपेंड करता है कि पेशेंट कौन है। अगर बच्चे छोटे बच्चे हैं, उसका सिर का साइज बड़ा हो रहा है, फीडिंग प्रॉपर नहीं कर रहा है, क्राई कर रहा है, या बड़े लोगों में यदि हमको लग रहा है कि कहीं इनको टीबी हो सकता है या हेमरेज हो सकता है, उसका सेंसोरियम डाउन हो रहा है, उस कंडीशन में फिर हम सीटी स्कैन का तो उसमें वेंट्रिकल डायरेक्ट लिखते हैं, तो फिर हम हाइड्रोसेफेलस की सोचते हैं। सर नॉर्मली कितना टाइम स्पैन ऐसा लगता है एक बंदे को रियलाइज करने के लिए कि ऐसे कंडीशन से वो गुजर रहा है? जैसा पूछ रहे हैं मेरे ख्याल से एडल्ट हाइड्रोसेफेलस के बारे में। राइट। एडल्ट हाइड्रोसेफेलस में आपको वजह क्या ही पता करना होता है। जैसे मान लीजिए मोस्ट कॉमन जैसे हेड इंजरी हुआ तो उसमें हम सीटी स्कैन तो कराते ही हैं। जी जी। और अगर ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस है जिसमें यूजुअली फीवर होता है, वेट लॉस होता है, उसके बाद में सेंसोरियम डाउन होना होता है, मतलब एलर्जीज कम होती जाता है, उस कंडीशन में फिर हम सीटी स्कैन सोचते हैं। एक और वजह होती है इसमें ओल्ड एज में हाइड्रोसेफेलस होता है, जिसको हम नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस बोलते हैं। इसमें जो ब्रेन है वो थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, तो वेंट्रिकल अपने आप उसको कन्वर्ट करके डायरेक्ट होना शुरू होता है। उस कंडीशन में कई बार हमको जो टिपिकल फीचर है हाइड्रोसेफेलस के, सर दर्द, उल्टी या बेहोश होना, ये नहीं मिलते हैं। उसमें हमको अलग सिम्टम्स मिलते हैं, जैसे कि याददाश्त कम होना, यूरिन में कंट्रोल कम होना और चलने में लड़खड़ाहट होना। तो अगर इस तरह के कोई सिम्टम लेके ओल्ड एज में आते हैं तो फिर हम सस्पेक्ट करते हैं कि इसको हाइड्रोसेफेलस हो सकता है, तो सीटी स्कैन या एमआरआई प्लान करते हैं। सर क्या सर्जरी इकलौता उपाय है, मतलब ट्रीटमेंट प्लान के तहत अगर हम जानने की कोशिश करें? जी, हाइड्रोसेफेलस का जो परमानेंट ट्रीटमेंट है वो सर्जरी ही है। अच्छा। या फिर जो वजह है उसको हमको दूर करना होता है। अगर ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस की वजह से हाइड्रोसेफेलस हो रहा है तो हम कई बार टीबी की दवाइयां देते हैं, उससे भी बिना सर्जरी के काम चल जाता है। पर अगर दूसरी कोई वजह है, जैसे कि बच्चों में अगर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो रहा है, या वृद्धों में नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस हो रहा है, या फॉर दैट मैटर ब्रेन हेमरेज की वजह से हुआ है, तो उस कंडीशन में हमको सर्जरी करना ही पड़ता है। जो गोल्ड स्टैंडर्ड इसकी सर्जरी का वो है वीपी सेंटिंग। मतलब हम वेंट्रिकल में एक छोटा छेद करते हैं, छोटा पाइप डाल देते हैं, फिर अंदर इधर एक पतला पाइप हम पेट में छोड़ देते हैं। जी। तो जो एक्स्ट्रा सीएसएफ है वो पाइप के द्वारा एक रेगुलेटेड वे में पेट में चला जाता है, वहां से फिर वो एब्जॉर्ब होकर यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है। पर आजकल एक नया टेक्निक भी आया हुआ है कि अगर किसी पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस है, मतलब पानी निकलने के रास्ते में कोई रुकावट हो गई है ट्यूमर की वजह से या ब्लड क्लॉट की वजह से, या रास्ता सिकुड़ गया है, तो हम एंडोस्कोप से भी जो जहाँ पे रुकावट है उसके आगे एक छोटा रास्ता नया बना देते हैं, जिसको हम ईटीवी बोलते हैं, एंडोस्कोपिक फ्रंट वेंट्रिकुलोटोमी। वो भी आजकल अवेलेबल है और बहुत फ्रीक्वेंट होते जा रहा है। सर ये सेफ प्रोसीजर है? ऑलमोस्ट सेफ है, 99% लोगों में कोई तकलीफ नहीं होता है, पर 1% कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। जी। ये ऐसा ही क्वेश्चन है कि जैसे हम रोड में चलेंगे तो सर ये सेफ है कि नहीं, तो 99% सेफ है। कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं, इसमें हम बाद में डील भी कर देते हैं। जैसे कि बीपी शंट हुआ, अगर वो ब्लॉक हो रहा है तो हमको चेंज कर सकते हैं, इन्फेक्शन हुआ तो एंटीबायोटिक दे सकते हैं। सर हम आपसे शंट के बारे में थोड़ा ज्यादा जानना चाहेंगे। ये वीपी शंट, उसका नाम ही है वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट। वेंट्रिकल मतलब सिर में जो पानी की थैली हो, पेरिटोनियल मतलब पेट का जो कैविटी है वो, इन दोनों के बीच में हम एक अल्टरनेट पाथवे बना देते हैं। इसके लिए हमारे पास में 2-3 हार्डवेयर अवेलेबल हैं, या शंट जिसको हम बोलते हैं। एक पतली पाइप होती है, ट्यूबिंग होती है, जिसमें एक रेगुलेटर चेम्बर भी होता है। सर्जरी मेजर है कि नहीं, तो फॉर न्यूरोसर्जन पर्पस ये बहुत ही माइनर सर्जरी है। एक छोटा होल करना होता है ब्रेन में, और एक छोटा होल करना होता है एब्डोमेन में, और चमड़ी के नीचे पाइप एब्जॉर्ब पास करना। अगर सब ठीक रहा तो सर्जरी 1 घंटे के अंदर में खत्म हो जाती है। दूसरा जो क्वेश्चन की बड़ों में बार बार बदलना पड़ता है कि तो जो ट्यूबिंग हम बच्चों में लगाते हैं वही ट्यूबिंग बड़ों में भी लगाते हैं। अच्छा। तो एक बार हमने बच्चों में भी सर्जरी कर दी तो ट्यूब को बदलने की जरूरत नहीं होती है, वो बड़ों में भी वही ट्यूब काम करते रहता है।
मतलब एक्स्ट्रा जो लेंथ होती है वो पेट में ही सर्कल होकर रहती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होकर जाता है वो अनफोल्ड होकर जाता है। ओके, मतलब मतलब बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। किसी वजह से मान लीजिए वो ब्लॉक हो गया ट्यूब जो है या इन्फेक्ट हो गया, तभी बदलने की जरूरत पड़ती है, जिसकी संभावना 2 से 3% की है। मतलब जैसा आपने कहा बच्चों में वो पेट में ही रहता है, वो अपने आप से ही सो सो इट्स सेफ कि मतलब वो पेट में भी रह रहा है तो उस ट्यूब से एकदम सेफ है। मतलब ना ही बच्चों को किसी तरह का उसमें डिस्कम्फर्ट फील होगा ना। अगर हम एक्सरे ना कराएं या सीटी स्कैन ना कराएं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि सर्जरी हुई है। जी अच्छा, तो सर लाइक और एक चीज हम जानना चाहेंगे बेसिकली, मतलब ये जिस तरह का जो हाइड्रोसेफेलस के बाद आप शंटिंग जब कर देते हैं उसके बाद पेशेंट जो होता है वो एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं, लाइक आप जैसे वो पहले थे उसी के बाद? 100%। अगर सर्जरी के पहले ब्रेन बच्चों में ब्रेन का डेवलपमेंट प्रॉपर हो चुका है तो यूजुअली वो नॉर्मल करते हैं। कई बार कुछ बच्चे जो है कुछ लेट प्रेजेंट करते हैं, हमें जो माइलस्टोन्स होते हैं या फिर डेवलपमेंट होता है उसमें रिटार्डेड होता है। सर्जरी करने के बाद उसमें भी इम्प्रूवमेंट आने की संभावना रहती है, पर वो 100% ही ठीक हो जाएंगे ये डिपेंड करता है कि सर्जरी के पहले उनका कंडीशन कैसा है। पर अगर बड़ों में हम सर्जरी करते हैं तो ये ऑलमोस्ट 99% भी नॉर्मल होता है। सर जब हम शंटिंग कराते हैं किसी पेशेंट की तो इज देयर एनी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम जब तक कि वो शंट रखा जाएगा? आप लोग मॉनिटर करते हैं ड्रेनेज हो रहा है नहीं एंड देन यू रिमूव इट, एज इज देयर एनी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम? यूजुअली शंट सर्जरी करने के बाद में शंट को रिमूव करने की जरूरत होती नहीं। वो तभी काम करता है जब हमारे सिर के अंदर में जो CSF का प्रेशर एक नॉर्मल लेवल से ज्यादा हो जाए। जब वो प्रेशर नॉर्मल हो जाता है तो शंट अपने आप ही काम करना बंद कर देता है, वो चुपचाप पड़ा रहता है। फिर कभी किसी वजह से अगर सिर का प्रेशर बढ़ा तो फिर वो काम करता है। सर इन दैट केस सर अगर वो जैसा आपने कहा वो सिर में पड़ा ही रहता है तो उसके वहाँ पे इनएक्टिव रहने से पेशेंट को आगे चल के किसी तरह की दिक्कत नहीं होती? यूजुअली कोई दिक्कत नहीं होती है, वो 99% कोई दिक्कत नहीं होती है। जी 1% लोगों में यूजुअली कई बार इन्फेक्शन हो सकता है या सन ब्लॉक हो सकता है या फिर कई बार जो होता है वो सन माइग्रेट हो सकता है, मतलब अपनी जगह से सरक सकता है। इन कंडीशन में हमको निकालने की जरूरत पड़ती है या बदलने की जरूरत। हमने कुछ केसेस में देख रखा है जैसे शंटिंग होने के बाद मेरी ड्यू टू लैक ऑफ आफ्टर केयर या कभी मेडिकेशंस प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करते या रूटीन चेकअप्स के लिए फिर से जब न्यूरोसर्जन्स के पास नहीं आता है तो उन पेशेंट्स के केस में कभी कभी शंटिंग होने के बाद इन्फेक्शंस हमने देखा है कुछ पेशेंट्स में। वी हैव एनकाउंटर्ड सच पीपल। सो सर क्या इन लोगों को एक प्रॉपर नर्सिंग अगर रिहेबिलिटेटिव केयर दिया जाए तो ये चीज़ों को हम लोग कहीं ना कहीं मिनिमाइज कर सकते? यूजुअली शंट पर जो इन्फेक्शन होता है वो शुरू के 2 से 3 वीक में ही होता है। यूजुअली कब तक वो हॉस्पिटल की मैसेज में या फॉलोअप में रखते हैं, उसके बाद इन्फेक्शन होने की संभावना कम होती है। एक बार सूचना सीने हो गए और पेशेंट डिस्चार्ज होते हैं तो इन्फेक्शन चांस काफी कम होते हैं। हम जानना ये चाहेंगे आपसे कि हाइड्रोसेफेलस सर्जरी के बाद भविष्य में कभी रिवर्स होने के चांसेस होते हैं इसके? मतलब फिर से दोबारा होने के चांसेस रहते हैं यहाँ में। अगर हम बच्चों में शंट सर्जरी कर रहे हैं जिसमें पानी के लिए रास्ता ब्लॉक हो चुका है तो उसके हमने शंट करके एक नया अल्टरनेटिव रास्ता बनाया है। यूजुअली वो रास्ता जो है ये पेटेंट रहता है, ट्यूबिंग जो ब्लॉक नहीं होता है, पर कभी कभी यदि जो CSF है उसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा हो तो वो ब्लॉक हो सकता है। उसको रोकने के लिए हम यूजुअली एडवाइस करते हैं कि जो पंप रहता है, शंट का जो चेंबर रहता है, उसको जब भी दिन में 1 या 2 बार जो है उसको प्रेस कर दें ताकि जो CSF जो है वो प्रेशर के साथ बाहर निकल जाए, ब्लॉक होने की संभावना कम रहे। क्योंकि हम जानते हैं कि शंट हो रखा है बच्चों के केस में स्पेशली मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि एडल्ट्स भी अंडरस्टैंड कि हाँ भी हम लोग का रूटीन चेकअप्स रहते हैं। तो एनी एडवाइस पेरेंट्स के बच्चों को कितना फ्रिक्वेंटली फिर से उन्हें सर्जन्स के पास चेकअप्स के लिए लाया जाना चाहिए? शंट सर्जरी के बाद में हम यूजुअली शुरू के 3 महीने तक हम 15 डेज में या 1 मंथ में फॉलोअप के लिए बुलाते हैं। अगर इस समय किसी को तकलीफ नहीं है या तो कॉम्प्लिकेशन नहीं है उसके बाद हम एडवाइस करते हैं कि आप साल में 1 बार आके हमको दिखाएं, या जब आपको सिम्टम्स लगे कि शंट ब्लॉक हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि भाई सर दर्द हो रहा है या बच्चा प्रॉपर फीडिंग नहीं ले रहा है या नॉर्मल सेंसोरियम नहीं है उनका, तो इस कंडीशन में फिर आप कभी भी आके दिखा सकते हैं।
सर फाइनली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक मैसेज दें हमारे सारे ये जितने भी लोग हैं यहाँ पे जिनको इस कंडीशन के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं था, बट आज हमारे इस पॉडकास्ट के जरिए काफ़ी लोगों में मुझे पता जानकारी ज़रूर मिलेगी उन लोगों की। तो हम क्या मैसेज दे सकते हैं? जो हाइड्रोसिफेलस या सिर का बड़ा होना जो तकलीफ है, जी। ये पूरी तरह से क्योरेबल है। इसको आप तेगू की तरह ना लें। जब भी आपको लगता है कि बच्चों का सिर जो है नॉर्मल से बड़ा साइज है, तो आप अपने नियर बाय पीडियाट्रिशियन या डॉक्टर को दिखाएं। और अगर वो हाइड्रोसिफिलिस डायग्नोज होता है और एक समय से पहले अगर आप न्यूरोसर्जन के पास चले जाते हैं, तो बच्चे अपना बिल्कुल नॉर्मल लाइफ रिगेन कर सकते हैं। बड़ों के लिए ये है कि अगर उनको हमने बच्चे से पहले ही बताया कि भैया हमको सर दर्द हो रहा है जो 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है और चलने में दिक्कत हो रही है, या उनको साथ में नोजिया वोमिटिंग हो रही है, या वृद्धों के लिए अगर उनको मेमोरी या चलने में तकलीफ है, तो जरूर आप अपने नियर बाय न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन को विजिट करें और प्रॉपर डायग्नोसिस कराएं और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। Thank you so much for creating such an awareness. थैंक यू।